हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 6 में हम सीखेंगे विभिन्न ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन ज्ञात करना। उसके लिए बच्चों हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5 से 7 तक। आपको हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। बच्चों देखिए, सबसे पहले उदाहरण संख्या 5। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अर्ध बेलन आरोपित है। देखिए आकृति 13.12। तो देखिए आकृति संख्या 13.12, ये एक शेड है जिसमें शांता अपना उद्योग चलाती है। ये किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है और इस पर एक ये अर्ध बेलन आरोपित है। आपको ध्यान देना है बच्चों, अर्ध गोला नहीं आरोपित है, अर्ध बेलन आरोपित है, क्योंकि हमने ऐसे कई सारे प्रश्न हल किए हैं जिनमें अर्ध गोले की बात हो रही थी। यहाँ जो आरोपित भाग है वो क्या है? अर्ध बेलन है। फिर प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। देखिए, यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो इस शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों इस शेड का आधार क्या है? 7 मीटर गुणा 15 मीटर विमा वाला है और घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो इस शेड में कितनी हवा आ जाएगी? इस शेड में कितनी हवा समावेशित हो सकती है, उसका आयतन हमसे पूछा गया है। फिर आगे देखिए, आगे पढ़िए पुनः दोबारा। यदि हम ये मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी? दूसरी स्थिति पर विचार कीजिए। अगर इस शेड के अंदर जो मशीनरी है वो 300 मीटर क्यूब स्थान घेर ले और 20 श्रमिक है जिनमें से प्रत्येक श्रमिक 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरे, तब इस स्थिति में शेड के अंदर कितनी हवा होगी, हमें ज्ञात करना है। तो दो स्थितियां हैं, एक जब इसके अंदर मशीनरी और श्रमिक दोनों है तब, और एक जब ये मशीनरी और श्रमिक नहीं है, यानी ये शेड पूर्णतया खाली है, तब इसमें कितनी हवा आएगी। हमें कहा गया है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। तो देखिए उदाहरण संख्या 5 में दो समस्याएं हैं, दोनों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए बच्चों, हम हल में सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमारे को ज्ञात है। देखिए, शांता के शेड के आधार की विमाएं बराबर है 7 मीटर गुणा 15 मीटर। अर्थात देखिए बच्चों, शेड के घनाभाकार भाग की लंबाई L वो हो जाएगी 15 मीटर तथा चौड़ाई B वो हो जाएगी 7 मीटर। देखो, हमें प्रश्न में ही कहा गया है कि ये जो घनाभाकार भाग है इस शेड का, उसके आधार की विमा है 7 मीटर गुणा 15 मीटर। तो ये हो गई 7 मीटर और ये हो गई 15 मीटर। ये भी हो जाएगी 7 मीटर और ये हो जाएगी 15 मीटर बच्चों, ठीक है।
घनाभाकार भाग की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, क्योंकि घनाभाकार भाग के ऊपर एक अर्ध बेलन आरोपित है। अतः देखिए, एक अर्ध बेलन आरोपित है, अतः इस अर्ध बेलन की लंबाई या ऊंचाई में कहूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अर्ध बेलन की लंबाई या ऊंचाई हो जाएगी 15 मीटर और इसका व्यास हो जाएगा 7 मीटर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो लिखेंगे अतः अर्ध बेलन की ऊंचाई यहाँ आप बता सकते हैं अर्ध बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई h डैश, अर्ध बेलन की ऊंचाई h डैश हो जाएगी 15 मीटर तथा बच्चों व्यास इसका व्यास 2r हो जाएगा 7 मीटर, जहाँ से आप बोलेंगे त्रिज्या r, इस अर्ध बेलन की त्रिज्या r हो जाएगी 7/2 मीटर। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखो, ये घनाभाकार भाग के ऊपर ये अर्ध बेलन आरोपित था, इस तरीके से आप देख सकते हैं चित्र में। तो ये जो है 7 मीटर, ये तो इस अर्ध बेलन का व्यास हो जाएगा और ये 15 मीटर इस अर्ध बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। हमें एक बात और दी गई है, घनाभाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। हम लिख देंगे घनाभाकार भाग की ऊंचाई, घनाभाकार भाग की ऊंचाई h वो कितनी है, 8 मीटर है। हमसे पूछे गए हैं बच्चों 2 सवाल। क्या है वो 2 सवाल? इस शेड के अंदर हवा कितनी आ जाएगी, उस हवा का आयतन बताइए, और अगर इसके अंदर मशीनरी और श्रमिक हैं तो फिर कितनी हवा आएगी। तो अब हम दोनों स्थितियों में उपस्थित हवा की मात्रा या आयतन ज्ञात करते हैं। देखो, लिखेंगे अब स्थिति 1 यदि शेड में मशीनरी तथा श्रमिक उपस्थित न हो, श्रमिक उपस्थित नहीं हो, यदि शेड में मशीनरी तथा श्रमिक उपस्थित नहीं हो, तब देखिए शेड में उपस्थित हवा का आयतन, शेड में उपस्थित हवा या कह दीजिए समावेशित होने वाली हवा का आयतन देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। शेड जो है बच्चों 2 ठोसों से मिलकर बनी हुई है। कौन से 2 ठोस हैं इसके अंदर? एक तो है घनाभ और एक है अर्ध बेलन। तो इन दोनों ठोसों से मिलकर ये शेड बनी हुई है। हम इन दोनों ठोसों के आयतनों को जोड़ देंगे तो हवा का आयतन आ जाएगा, शेड का आयतन आ जाएगा। देखिए, शेड में समावेशित होने वाली हवा का आयतन कह दीजिए या शेड का आयतन कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये हवा का आयतन होगा अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध बेलन का आयतन प्लस घनाभ का आयतन, प्लस क्या कर लेंगे हम, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, अर्ध बेलन के आयतन और घनाभ के आयतन को जोड़ लेंगे।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध बेलन का आयतन हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अर्ध बेलन का आयतन हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ऊंचाई कितनी है, अर्ध बेलन की ऊंचाई है बच्चों एच डैश, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबके मान भर दीजिए। देखिए ये आ जाएगा 1/2 गुणा पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, अर्ध बेलन की त्रिज्या कितनी है 7/2 है बच्चों, तो ये 7/2 गुणा 7/2, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 15, ऊंचाई कितनी है 15 है। तो ये तो हो गया अर्ध बेलन का आयतन प्लस घनाभ का आयतन, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 22 11 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11 7 77 गुणा 15/4 प्लस देखिए 15 को 8 से गुणा करेंगे 120, 120 को 7 से गुणा करेंगे 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। 15 का पहाड़ा बोलिए 7 बार, 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 सत्ते 105 और 10 हो गया 115 बच्चों, बटे में चल रहा है 4 प्लस कितना 840, ये हो जाएगा। देखिए 4 का भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बच गया 35 हो गया, 4 8 32, वापस से 3 बच गया 35, 4 8 32, अब 3 बचेगा पॉइंट लगा लेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 1155 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो 288.75 आएगा। उसमें हमें जोड़ना है 840, कितना जोड़ना है 840, जोड़ दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 5 7, ये पॉइंट 8 और 0 8, 8 और 0 8, 8 और 4 12, हासिल 1 2 और 8 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 1128.75 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, उस हवा का आयतन हो जाएगा जो कि शेड के अंदर उपस्थित होगी, शेड में समावेशित हो सकती है। देखिए स्थिति 1, यदि शेड में मशीनरी तथा श्रमिक अनुपस्थित हैं या उपस्थित नहीं है तब शेड में समावेशित होने वाली हवा का आयतन हम निकालेंगे अर्ध बेलन का आयतन प्लस घनाभ का आयतन। अर्ध बेलन का आयतन क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच डैश, क्योंकि यहाँ ऊंचाई कितनी है, अर्ध बेलन की ऊंचाई एच डैश हमने मानी है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सबके मान रख के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस शेड का आयतन आ जाएगा, 1128.75 मीटर क्यूब, यानी शेड में समावेशित हो जाने वाली हवा का आयतन आएगा। फिर देखिए स्थिति 2 पर विचार करते हैं। अब स्थिति 2, दूसरी स्थिति, यदि शेड में मशीनरी तथा श्रमिक उपस्थित हैं। तो जब शेड में मशीनरी तथा श्रमिक उपस्थित हैं तब देखिए शेड में उपस्थित हवा का आयतन या हवा की मात्रा, इस केस में हवा का आयतन क्या होगा, शेड का आयतन, शेड के आयतन में से हम घटा लेंगे मशीनरी का आयतन और श्रमिकों का आयतन, माइनस हम क्या कर लेंगे श्रमिकों का आयतन। अगर शेड के अंदर बच्चों मशीनरी भी है और श्रमिक भी हैं तो
हवा कितनी रहेगी, जिस स्थान पे मशीनरी होगी, जिस स्थान पे श्रमिक होंगे वहाँ पर हवा नहीं होगी, उसके अलावा जितनी खाली जगह बचेगी वहाँ हवा होगी। तो शेड के आयतन में से हम मशीनरी का आयतन और श्रमिकों का आयतन घटा देंगे तो उपस्थित हवा का आयतन मिल जाएगा। शेड का आयतन अभी हमने निकाला, खाली शेड में कितनी हवा थी, 1128.75 मीटर क्यूब। इसमें से हम घटा देंगे मशीनरी का आयतन। मशीनरी कितनी जगह घेरती है, वो घेरती है 300 मीटर क्यूब, प्रश्न में दिया गया है। श्रमिक कितने हैं, 20। एक श्रमिक कितनी जगह घेरता है, वो घेरता है बच्चों 0.08। तो 20 कितनी घेरेंगे, हम गुणा कर लेंगे 20 से। देखिए ये हो जाएगा 1128.75 माइनस 300 माइनस 0.08 को आप 20 से गुणा कीजिए, ये आ जाएगा 1.60। पहले आप घटा लीजिए 1128.75 में से 300। देखिए 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 0 7, पॉइंट 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2 और 1 माइनस 3 होगा नहीं, तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8। 828.75 आएगा। उसमें से अभी हमें 1.60 और घटाना है। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 घटाएंगे बच्चों 1 आ जाएगा, ये पॉइंट। 8 में से 1 गया 7, ये 2 और ये 8। 827.15 मीटर क्यूब उस हवा का आयतन होगा जो कि शेड में उपस्थित होगी। कब, जब शेड के अंदर मशीनरी भी है और 20 श्रमिक भी हैं। दोनों स्थितियों में हवा की मात्रा हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। जब शेड में मशीनरी नहीं थी, कोई श्रमिक भी नहीं था, तो कितनी हवा समावेशित हो सकती थी, 1128.75 मीटर क्यूब। लेकिन जब शेड के अंदर मशीनरी है, 20 श्रमिक है, तो शेड के अंदर कितनी हवा उपस्थित होगी, 827.15 मीटर क्यूब। उदाहरण 5 की सहायता से बच्चों हमने ये सीखने का प्रयास किया कि जब दो ठोसों को मिलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है, जैसे कि ये शेड कौन से दो ठोसों से मिलकर बना था बच्चों, एक घनाभ और एक अर्धबेलन। तो हमने सीखा कि इस प्रकार बने शेड का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है, और जब इसके अंदर कुछ अन्य चीज़ें रख दी जाती है जैसे कि मशीनरी, जैसे कि श्रमिक, तो फिर बचे हुए खाली स्थान का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई है हर एक बात। आप इसे नोट कर लीजिए, बाद में बिना देखे आपको एक बार फिर से हल करना है बच्चों। नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए अगले उदाहरण की ओर। देखिए उदाहरण संख्या 6। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। एक जूस बेचने वाला था बच्चों जो अपने ग्राहकों को इस प्रकार के गिलासों में जूस देता था। ये गिलास कैसा है, आपको दिख रहा है, ग्लास है बेलन के आकार का। तो इस प्रकार के बेलनाकार गिलासों में वो अपने ग्राहकों को क्या देता था, जूस देता था बच्चों। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार या तली जिसे हम कहते हैं में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। देखिए इस प्रकार के बेलनाकार गिलासों में वो अपने ग्राहकों को जूस देता था और इस बेलनाकार गिलास के आधार का व्यास हमें बताया जा रहा है 5 सेंटीमीटर था। कितना था, 5 सेंटीमीटर था, परंतु इसके आधार या तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है। ये अर्धगोला उभरा हुआ था गिलास की तली में, जिससे क्या फ़ायदा होता था उसको, जूस बेचने वाले को फ़ायदा ये होता था कि अगर ये तल उभरा हुआ है तो अब इस बेलनाकार गिलास के अंदर क्या आएगा, कम जूस आएगा। तो वो गिलास पूरा भरने के बजाय अगर तल उभरा हुआ है तो वो कम भरेगा, कम उसके अंदर जूस आएगा बच्चों। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, इस प्रकार के एक गिलास की ऊंचाई
10 सेंटीमीटर थी तो फिर गिलास की आभासी एपेरेंट धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 लेने को कहा गया है। तो हमें ज्ञात करना है कि गिलास की आभासी धारिता कितनी थी, यानी कि कितना जूस उसमें आएगा ये लगता था, और वास्तव में कितना जूस उसके अंदर आता था। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। उदाहरण संख्या 6 में दी गई समस्या को सबसे पहले हम लिखेंगे बेलनाकार गिलास की ऊंचाई। ये बेलनाकार गिलास की ऊंचाई मुझे बताइए h कितनी दी गई है। वो दी गई है बच्चों 10 सेंटीमीटर, तथा व्यास कितना दिया गया है, व्यास 2 गुणा r आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप बता सकते हैं इस गिलास की त्रिज्या r हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि गिलास के आधार या तली में एक अर्धगोला उभरा हुआ है। क्या उभरा हुआ है बच्चों? एक अर्धगोला उभरा हुआ है। अतः इस उभरे हुए अर्धगोले की या इस अर्धगोले की त्रिज्या वो भी हो जाएगी कितनी? वो भी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलनाकार गिलास के आधार में उभरा हुआ है। तो बेलनाकार आधार की जो त्रिज्या है, बेलनाकार गिलास के आधार की जो त्रिज्या है वही इस अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। कितनी? 5/2 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों प्रश्नों का जवाब देते हैं। इस गिलास की आभासी धारिता क्या है और इसकी वास्तविक धारिता क्या है। बाहर से देखने पर तो ग्राहक को क्या लगेगा? उसको लगेगा कि मुझे एक बेलनाकार गिलास पूरा भर के दिया गया है। तो आभासी धारिता हो जाएगी, उसको लगेगा कि मुझे एक पूरा बेलनाकार गिलास भर के दिया जा रहा है जूस का। तो बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता, बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता, देखिए आभासी धारिता या आयतन वो हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर। देखो बच्चों, ग्राहक को क्या लगेगा कि ये गिलास बेलनाकार है, जबकि ये वास्तव में क्या हो रहा है, ये बाहर से बेलन दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये बेलन नहीं है। ये क्या है? एक बेलन और इस अर्धगोले के संयोजन से बना एक गिलास है। तो आभासी धारिता के लिए सिर्फ हम क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि ये इसका आभास हमें एक बेलन के जैसा हो रहा है। बेलन का आयतन होता है पाई r²h। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। r² का मतलब हो गया 5/2 गुणा 5/2, और ऊंचाई हो जाएगी बच्चों कितनी? 10। ऊंचाई हो जाएगी 10। तो देखिए ये 3.14 गुणा 25 गुणा 10 बटे कितना आ जाएगा? 4। 25 से गुणा कीजिए इसे। 25 चौक 100, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा? 25 और 10 हो जाएगा 35, हासिल 3, 25 थी 75 और 3 78। अभी गुणा 10 से और करना था तो एक 0 और लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 785/4। 785 में 4 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गया, 3 बच गया 38 हो गया, 4 नाम 36, 2 बच गया 25, 25 में भाग लगाएंगे 4 का तो 4 6 का 24, 1 बच जाएगा
फिर पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब उस बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता होगी। ये आभासी धारिता है, वास्तविक धारिता नहीं है। वास्तविक धारिता अब हम निकालेंगे बच्चों, देखिए कैसे। दूसरा बेलनाकार गिलास की वास्तविक धारिता वास्तव में उस गिलास के अंदर कितना जूस आएगा बच्चों, देखिए। बेलन का आयतन हमें माइनस करना होगा अर्धगोले का आयतन, घटाना होगा अर्धगोले का आयतन, क्योंकि इतना जूस कम उसके अंदर आएगा जब उसकी तली में एक अर्धगोला उभार दिया जाएगा। तो देखिए बेलन का आयतन अभी आपने निकाला, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना आया था, 196.25 आया था। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए अब यहाँ से ये तो आ जाएगा 196.25 माइनस 2/3 पाई का मान 3.14 आर क्यूब 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 को हमें गुणा करना है 3.14 से, तो 3.14 से गुणा कीजिए 125 को। देखिए 5 चौक 20 हासिल, 2 5 एकम 5 और 2 7 हासिल, कुछ भी नहीं, 5 तिया 15। 2 से गुणा कीजिए अब, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब गुणा कीजिए 1 से, तो 4 1 3, जोड़ लीजिए बच्चों 0, 8 और 7 15 की 5 हासिल 1, हासिल 1 5 और 5 10 और 2 12, हासिल 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और ये 3। कितने स्थान छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 392.50। ये आ जाएगा बच्चों 196.25 माइनस, देखिए ऊपर वाले सबको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 392.50 और बटे में देखिए 3 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12, 6 दूनी 12, भाग लगा दीजिए अब 12 का, तो ये आ जाएगा 196.25 माइनस, देखिए 12 तिया 36, 39 में से 36 गया, 3 बच जाएगा, 32 होगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 32 में से 24 गया, 8 बचेगा, फिर दशमलव लगा देंगे 85 हो जाएगा। तो 12 का भाग लगाइए, 12 सते 84, 12 सते 84, 1 बच जाएगा 0, 100 हो जाएगा, 12 8 96, तो ये लगभग आएगा 32.708। इसको घटा लीजिए बच्चों 196.25 में से, देखिए 196.25 में से हमें घटाना है 32.70 लगभग, तो ये 5, 12 में से 7 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 3, 9 में से 3 जाएगा तो बच्चों बचेगा 6 और ये 1, 163.55 लगभग कितना आएगा, 163.55 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस गिलास की वास्तविक धारिता है, कितनी, 163.55 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको रफ नोटबुक में करना है हमेशा की तरह, नोट कर लीजिए बच्चों इसे। गिलास की वास्तविक धारिता इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन आप घटा लेंगे, और जबकि गिलास की आभासी धारिता आपके पास कैसे आएगी, बेलन का आयतन आप ज्ञात करेंगे 196.25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण संख्या 6 के हल को समझने में आपको अब, ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और हल करते हैं एक और उदाहरण हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की। देखो उदाहरण संख्या 7। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। खिलौना है किसके आकार का है? अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। अर्धगोले पर क्या आरोपित है? एक शंकु आरोपित है। देखिए इस प्रकार का एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है, तो इस प्रकार का एक खिलौना बनेगा। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ये h हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। इस खिलौने का आयतन कैसे निर्धारित करेंगे भाई? हम जोड़ लेंगे शंकु के आयतन को और अर्धगोले के आयतन को, तो खिलौने का आयतन आ जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न में कहा गया है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इस खिलौने के परिगत एक बेलन हो, यानी कि इस खिलौने को पूर्णतया ढक ले, ऐसा एक बेलन हो, यह इस प्रकार का एक बेलन हो, तो हमें ज्ञात करना है इस बेलन और इस खिलौने के आयतनों का अंतर। तो हमें इस बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। देखिए ये बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर। शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, अर्धगोले की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई h डैश आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? हम बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। ऐसे हमें बेलन की त्रिज्या भी चाहिए, तो वो त्रिज्या किसके बराबर होगी? अर्धगोले या शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी। ज्ञात कर लेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, खिलौने का आयतन हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, दोनों का अंतर बता देंगे। हमें पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है। पाई का मान 3.14 लेने को कहा गया है। प्रश्न संख्या 7 में जो समस्या दी गई है आप उसको समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। एक खिलौने के बारे में बात हो रही है जो अर्धगोले पर शंकु आरोपित करने से बना हुआ है, और फिर एक ऐसे बेलन की बात हो रही है जो इस खिलौने के परिगत है। अब खिलौने के परिगत बेलन कैसा होगा? देखिए जो इसको टच करे बाहर से, ऊपर से और नीचे से, तो इस प्रकार का बेलन होगा। इस बेलन और इस खिलौने के आयतनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। अपने हल को कैसे करना है, कैसे लिखना है बच्चों, आइए अब सीखते हैं। देखिए आप बना लीजिए एक आकृति इस प्रकार की, जिसमें आप बनाएंगे क्या? एक तो अर्धगोला बनाएंगे, ये अर्धगोला BPC बनाएंगे। देखिए अर्धगोला BPC, अर्धगोले का नाम क्या है? BPC है, और इसके ऊपर एक शंकु आरोपित करेंगे। शंकु का नाम क्या है? शंकु का नाम है ABC। शंकु का नाम है ABC। ठीक है, तो आप हल में लिखिए सबसे पहले माना कि BPC और ABC क्रमशः एक अर्धगोला और एक शंकु है, एक शंकु है। लिख देंगे। देखिए आकृति में, देखिए आकृति में, तो ये जो है बच्चों ये वो खिलौना है, जिसकी बात प्रश्न में हो रही है, उदाहरण संख्या 7 में हो रही है। ये वो खिलौना है। ठीक है, इस खिलौने की बात हो रही है। आपको समझ में आया कि ये खिलौना किस प्रकार का है? एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु क्या किया गया है? आरोपित किया गया है। हमें इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई h हमें दी गई है 2 मीटर। कितनी दी गई है बच्चों? 2 मीटर दी गई है जी नहीं, 2 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर तथा शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या, के आधार की, शंकु के आधार की त्रिज्या r हो जाएगी 4/2, 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। कितनी? 2 सेंटीमीटर। क्योंकि शंकु जो है बच्चों, शंकु अर्धगोले पर आरोपित है, अर्धगोले पर आरोपित है, अर्धगोले पर आरोपित है। अतः अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की, इस अर्धगोले की त्रिज्या या यूं कह लीजिए इस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई और त्रिज्या एक ही बात है बच्चों। इस अर्धगोले की त्रिज्या या ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 2 सेंटीमीटर। देखिए जो इस शंकु के आधार का व्यास है वही तो अर्धगोले का व्यास होगा, इसीलिए जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। कितनी? 2 सेंटीमीटर। अब हम खिलौने का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब पहला हम ज्ञात करते हैं खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। अब खिलौने का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस हम कर लेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। सूत्र बताइए बच्चों मुझे। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन के सूत्र के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें 1/3 और हम लगाते हैं। तो देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो शंकु का आयतन हो गया। अर्धगोले का आयतन का सूत्र बताइए। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। क्या यहाँ से पाई r स्क्वायर बटे 3 उभयनिष्ठ दिख गया आपको? अंदर बच गया h प्लस 2r। क्या बच गया? h प्लस 2r। मान रखिए बच्चों, देखिए प्रश्न में आपसे कहा गया है पाई का मान आपको लेना है 3.14। तो पाई का मान आप भरेंगे 3.14। त्रिज्या कितनी है? 2, तो 2 गुणा 2 बटे में कितना? 3। ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई है 2 और त्रिज्या का डबल 2 गुणा 2। तो ये कितना होने वाला है? देखो 3.14 गुणा 4 बटे 3 गुणा कितना? 6। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ये 3 से कट जाएगा 2 बार और ये आपके पास आ जाएगा फिर 3.14 गुणा 8। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 हासिल 1, 8 या 24 और 1 25। 2 अंक छोड़ के दशमलव भी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आएगा बच्चों? ये आएगा खिलौने का आयतन। फिर प्रश्न में हमसे कहा गया था कि अगर इस खिलौने के परिगत एक क्या हो? बेलन हो, जैसा कि आकृति में मैंने आपको दिखाया है। ये इस प्रकार का एक बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो देखिए इस बेलन और इस खिलौने के आयतनों का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था। वो भी हम ज्ञात करेंगे। देखो दूसरा, अब खिलौने के
परिगत बेलन का व्यास वही होगा जो खिलौने का व्यास है, वो होगा 4 सेंटीमीटर। अतः त्रिज्या, इस बेलन की त्रिज्या r डैश हो जाएगी 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। तथा बेलन की ऊंचाई, देखिए बेलन की ऊंचाई बच्चों कैसे आप ज्ञात करेंगे? बेलन की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई करके। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई। अब हम सभी को पता है अर्धगोले की ऊंचाई उसी की त्रिज्या होती है, अर्धगोले की ऊंचाई। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अर्धगोले की ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या आपके पास है, बेलन की ऊंचाई h डैश आपके पास है, बेलन की ऊंचाई h डैश आपके पास है। आप बेलन का आयतन ज्ञात कर लीजिए। कैसे करते हैं? अब देखिए बेलन का आयतन किसी भी बेलन का आयतन हम ज्ञात करते हैं पाई r स्क्वायर h से, क्योंकि यहाँ त्रिज्या हमने r डैश ली है तो r डैश का स्क्वायर गुणा h डैश। मान रख दीजिए पाई का मान 3.14, r डैश बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2 है, तो ये 2 गुणा 2, h डैश ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 4। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3.14 गुणा कर देंगे हम किससे? 16 से, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 16 चौक 64 की 4, 16 चौक 64 की 4 हासिल 6, 16 कम 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 22 हासिल 2, 16 या 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। तो ये बेलन का आयतन आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें इस बेलन का आयतन नहीं ज्ञात करना था, इस बेलन के आयतन और खिलौने के आयतन का अंतर हमें ज्ञात करना था। दोनों के आयतनों का अंतर। तो अब हम लिखेंगे अतः बेलन तथा खिलौने के आयतनों का अंतर, देखिए यहाँ से आयतनों का अंतर बराबर हो जाएगा 50.24 माइनस खिलौने का आयतन कितना था? 25.12। कितना था? 25.12। गठा लेंगे तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतनों का अंतर भी वही है जो खिलौने का आयतन है। या मैं यूँ कह सकता हूँ बच्चों कि जब आप एक परिगत बेलन लेंगे इस खिलौने के, तो उसका आयतन इस खिलौने के आयतन का 2 गुना होगा। ये खाली जगह का आयतन भी उतना ही होगा जितना कि क्या है? इस खिलौने का आयतन है। आ गई बात समझ में? उदाहरण संख्या 7 के हल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। आज हमने हल किए हैं उदाहरण संख्या 5, 6 और 7, जिसके माध्यम से हमने ये सीखने का प्रयास किया है बच्चों कि किस प्रकार से ठोसों के संयोजन से बने नए ठोस का आयतन ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया है। अब आप बिना देखे एक बार फिर से इन तीनों उदाहरणों को हल करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।